हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अ वॉक बाय मूनलाइट, जिससे कि एक इंडियन पोएट हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो या इन शॉर्ट हेनरी डिरोजियो के द्वारा लिखा गया है। तो अब देखिए, वैसे तो इनका जो नाम है तो वो एक यूरोपियन नेम है या एक अंग्रेज़ी नाम है, बट इनका जन्म इंडिया में ही हुआ है और इनके पिता जो थे तो वो एक लूसो इंडियन या कह ले एक पोर्टुगीज इंडियन थे। बट इनकी जो मदर थी तो वो एक इंग्लिश वुमेन थी, इसी वजह से इन्हें इस तरह का एक नाम मिला। इसके अलावा हेनरी डिरोजियो बचपन से ही एक आज़ाद ख्यालों के व्यक्ति थे, जिन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने स्कूल को छोड़ करके उन्होंने अपने अंकल के किसी इंडिगो फैक्ट्री को ज्वाइन कर लिया था। और इसके अलावा वो प्रकृति से या नेचर के ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होकर उन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही पोइट्रीज़ को कंपोज करना भी शुरू कर दिया था। और फिर सिर्फ 17 साल की उम्र में जाकर उन्हें कोलकाता के एक कॉलेज जिसका नाम द हिंदू कॉलेज था और जो कि आज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, तो उसमें उन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में एज अ टीचर अपॉइंट किया गया था फॉर हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर। जिसके बाद फिर उन्होंने बंगाल में अपने स्टूडेंट्स के बीच उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज़ को, रेडिकल आइडियाज़ को, साइंस और सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी रेस करना शुरू कर दिया या फैलाना शुरू कर दिया। और उनके स्टूडेंट्स फिर डिरोजियंस के नाम से भी पहचाने जाने लगे, जिन्होंने फिर द यंग बंगाल नाम से एक ग्रुप को फॉर्म किया जो कि समाज में या सोसाइटी में एक बदलाव लाना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 22 साल की उम्र में या यंग एज में ही हेनरी डिरोजियो की डेथ हो गई ड्यू टू कॉलेरा, क्योंकि उस समय कॉलेरा बंगाल में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। अब रही बात इस पोएम अ वॉक बाय मूनलाइट की, तो देखिए वैसे तो हेनरी डिरोजियो एक रेडिकल या एक रैशनलिस्ट टाइप के थिंकर हैं जो कि साइंस और लॉजिक पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। बट इस पर्टिकुलर पोएम में उन्होंने प्रकृति या नेचर को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भी इसके साथ मिक्स कर दिया है। यानी इस पोएम में क्या होता है कि एक शाम पोएट अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए वो उसके घर गए हुए थे, और जब वो वहाँ से वापस लौटने लगते हैं यानी अपने दोस्तों के साथ वापस लौटने लगते हैं, तो बीच रास्ते में उन्हें और उनके दोस्तों को एक ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस होता है नेचर के बीच या प्रकृति के बीच में कि वो एक अलग ही तरह के अवेकनिंग स्टेट में चले जाते हैं। और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जैसे फिर नेचर के सभी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में या बेजान चीज़ों में भी एक जान आ गई है और वो अपने आप को नेचर के हर एक ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे और एक वननेस फील कर पा रहे थे, जैसे कि उनके आसपास के सभी चीज़ों में एक यूनिफाइंग डिवाइन फ्रैगनेंट मौजूद हो। तो इसी एक्सपीरियंस को पोएट अपने पोइट्री में याद करते हैं, जब पिछले दिन शाम के समय उन्होंने नेचर के बीच एक अलग सा एहसास या एक डिवाइन जॉय या एक ब्लिस को एक्सपीरियंस किया था। और उनका ये कहना है कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस या मेमोरीज हमारे दिमाग के अंदर एक हैप्पी स्पॉट को क्रिएट करते हैं, जो कि समय के साथ वैसे फेड या फीके ज़रूर पड़ जाते हैं, बट वो कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। और बुरे वक्त में ऐसे ही एक्सपीरियंसेस या मेमोरीज को याद करके हमें सुख की अनुभूति या हैप्पीनेस का एहसास होता है। और इन सब के अलावा एक बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया वो ये है कि इस कंप्लीट पोएम को इसे टोटल 80 लाइंस में लिखा गया है, जिससे कि फर्दर चार चार लाइनों के 20 स्टैंजास में फर्दर डिवाइड कर दिया गया। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है अ वॉक बाय मूनलाइट, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Last night it was a lovely night and I was very blessed. Shall it not be for memory a happy spot to rest? तो इन लाइंस में ब्लेस्ड का मतलब है दैट पोएट फेल्ट वेरी ब्लेस्ड, यानी पोएट अपने आप को बहुत लकी समझते हैं या भाग्यशाली मानते हैं। और हैप्पी स्पॉट का मतलब है एक पीसफुल एरिया, जिसका रियल मीनिंग है हैप्पी मेमोरी या खूबसूरत यादें। तो इस फर्स्ट स्टांजा में पोएट ये कहते हैं कि पिछले शाम या पिछले रात पोएट जब अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए वो उसके घर गए हुए थे, तो वहाँ से वापस लौटते हुए
उन्होंने जो डिवाइन ब्लिस को या जॉय को एक्सपीरियंस किया, तो वो मोमेंट इतना अमेजिंग था कि पोएट ये कहते हैं दैट पिछली जो रात थी तो वो बेहद खूबसूरत थी, और मैं ये मानता हूँ कि मैं शायद बहुत लकी हूँ या ब्लेस्ड हूँ कि मैं वो डिवाइन जॉय एक्सपीरियंस कर पाया, या मुझे वो जॉय एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और क्या ये जो एक्सपीरियंस है ये एक मेमोरी की तरह नहीं रह सकता, एक हैप्पी मेमोरी की तरह, जिससे कि जब भी हम अपने लाइफ में किसी परेशानी से या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो तब हम उन एक्सपीरियंसेस को या उन मेमोरीज को याद करके हम अपनी परेशानियों को थोड़ा हल्का कर सके, और हम थोड़ा खुशी का अनुभव या एहसास कर सके उन हैप्पी मेमोरीज के साथ, थोड़ा आराम करके या समय गुजार के। फिर इसके सेकंड स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, Yes, there are in the backward past soft hours to which we turn, hours which at distance mildly shine on but never burn. तो इन लाइंस में बैकवर्ड पास्ट का मतलब है हमारे जीवन के अतीत में या पास्ट के टाइम में। फिर सॉफ्ट आवर्स का मतलब है प्लीजेंट टाइम्स या जॉयफुल मोमेंट्स और मेमोरीज। फिर माइल्डली शाइन का मतलब है कि जब पोएट उन प्लीजेंट टाइम्स को याद करते हैं तो वो प्लीजेंट मेमोरीज उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खुशी देती हैं। और लास्टली नेवर बर्न का मतलब है समथिंग दैट नेवर फेड्स, यानी कुछ प्लीजेंट मेमोरीज ऐसी होती हैं जो कि कभी फेड नहीं होती हैं। तो गाइस इस सेकेंड स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं दैट हाँ, हम सभी लोगों के लाइफ में यानी हमारे पास्ट के लाइफ में या अतीत में कुछ ऐसे हैप्पी जॉयफुल या प्लीजेंट टाइम्स होते हैं, ऐसे मेमोरीज होते हैं जिन्हें कि हम तब मुड़कर पीछे देखते हैं और उन्हें याद करते हैं जो हमने लाइफ के रोज़मर्रा की प्रॉब्लम से और बाकी की चीज़ों से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो तब वो जॉयफुल मेमोरीज और प्लीजेंट टाइम्स जो कि हमारे दिमाग के किसी कोने में छुपी होती है, तो हम उसे पीछे मुड़कर देखते हैं और वो हमें थोड़ा थोड़ा करके खुशी देती है और वो शाइन करती है। बट वो कभी भी पूरी तरह से फेड नहीं होती है, क्योंकि कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो कि हमेशा हमारे यादों में बने रहते हैं। फिर इसके थर्ड स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, And some of these, but yesternight, across my path were thrown, which made my heart so very light, I think I could have flown. तो इन लाइंस में सम ऑफ दीज का मतलब है सम ऑफ द मेमोरीज यानी कुछ यादें। फिर यस्टर नाइट का मतलब है प्रीवियस नाइट या पिछली रात, और थ्रोन का मतलब है फ्लैश्ड इन हिज माइंड, यानी पोएट के दिमाग में सडनली कुछ मेमोरीज फ्लैश्ड हो गई या उन्हें याद आ गया। तो इस थर्ड स्टांजा में पोएट ये कहते हैं कि यूजुअली हमारी जो मेमोरीज हैं तो वो समय के साथ फेड हो जाती हैं और हमें वो याद नहीं रहती है, बट कुछ ब्लिसफुल मेमोरीज ऐसी भी होती हैं जो कि कभी फेड नहीं होती है और वो हमेशा हमारे दिमाग के किसी कोने में वो शाइन करती रहती है और वो हमें खुशी देती रहती है। तो ऐसे ही कुछ ब्लिसफुल मेमोरीज पोएट को पिछले रात भी याद आ गए, कुछ बहुत ही रीसेंट मेमोरीज जो कि इतने ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग थे या जॉयफुल थे कि पोएट के दिल को या उनके हार्ट को ऐसा लगा कि मानो वो एकदम से फ्री हो गए हो, हल्के हो गए हो और वो खुशी से कहीं उड़ जाएंगे, यानी उनका जो दिल है वो खुशी से कहीं उड़ जाएगा और वो अंदर से इतना हल्का और अच्छा महसूस कर रहे थे कि। फिर इसके फोर्थ स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, I had been out to see a friend with whom I others saw, like minds to like minds, ever tend, an universal law. तो इन लाइंस में एवर टेंड का मतलब है एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आना, यानी जिसकी सोच जैसी होती है तो वैसा व्यक्ति वैसे ही व्यक्ति की तरफ खिंचा चला आता है, और ये एक यूनिवर्सल लॉ है या ब्रह्मांड का एक नियम है। तो अब गाइस इस फोर्थ स्टांजा में पोएट अब हमें उस पर्टिकुलर शाम की या पिछले शाम की बात बताते हैं जब पोएट अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए वो उनके घर गए हुए थे। और एक और ज़रूरी बात यहाँ पर यह भी है कि पोएट बार बार वो पास्ट और प्रेजेंट में फ्लोट कर रहे हैं या उसके चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही ये बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ हद तक पोएट ने इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी इस्तेमाल किया है। तो इसके फोर्थ स्टांजा में पोएट उस पिछले शाम की बात करते हैं जब वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए वो उसके घर गए हुए थे। तो पोएट जब अपने फ्रेंड के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो ये देखते हैं कि उनके फ्रेंड कुछ और दूसरे लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, यानी उनके जैसे ही सेम इंटरेस्ट के लोगों से पोएट के दोस्त बात कर रहे होते हैं। और पोएट का ये मानना था कि एक जैसे लोग या सेम इंटरेस्ट वाले लोग जिनकी सोच एक जैसी होती है तो वैसे सेम टाइप के लोग एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, और ये एक यूनिवर्सल लॉ है या ब्रह्मांड का एक नियम है। फिर इसके फिफ्थ स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं,
And when we were returning home, come, who will walk with me a little way? I said, and lo, I straight was joined by three. तो अब गाइस इस फिफ्थ स्टांजा में पोएट ये कहते हैं कि वो जब अपने दोस्त से मिलने के बाद और उनसे बातचीत कर लेने के बाद वो और बाकी सभी लोग जब वहाँ से उठकर जाने लगते हैं तो तभी फिर पोएट उन सभी लोगों से वो ये पूछते हैं कि मेरे साथ थोड़ी दूर तक वॉक पर कौन कौन चलना चाहेगा, और इमिडिएटली उनमें से 3 लोग फिर पोएट के साथ वॉक पर चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर इसके सिक्स स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, Three whom I loved, two had high thoughts and were in age my peers, and one was young but oh endeared as much as youth endears। तो इन लाइंस में हाई थॉट्स का मतलब है डीप इंटेलेक्चुअल थॉट्स या बहुत ही गहरी सोच रखने वाले लोग। फिर एंडियर्ड का मतलब है लव और बीइंग फॉन्ड ऑफ, और यूथ एंडियर का मतलब है जवान लोगों को अक्सर सभी लोग पसंद करते हैं और वो सभी लोगों के चहीते होते हैं और वो सब लोगों के दिल के करीब रहते हैं। तो गाइस इस सिक्स्थ स्टांजा में पोएट ये कहते हैं कि वो तीनों लोग जो पोएट के साथ उस वॉक पर चलने के लिए तैयार हो गए थे तो वो पोएट के काफ़ी फेवरेट बन गए थे। दैट मीन्स पोएट वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ ऑल द थ्री मैन। और उनमें से जो 2 लोग थे तो वो तो पोएट के ही एज ग्रुप के थे जिनकी की बहुत ही उच्च ख्याल या गहरी सोच थी। पर उनमें से जो एक तीसरा जो बंदा था तो वो तो उन लोगों से उम्र में थोड़ा सा छोटा था, बट वो भी पोएट का फेवरेट था और पोएट उसे भी काफ़ी पसंद करते थे। जैसा कि अक्सर सभी लोग यंग लोगों को वो काफ़ी पसंद करते हैं और यंग लोग सभी लोगों के दिल के करीब रहते हैं। फिर इसके अगले स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, The moon stood silent in the sky and looked upon our earth. The clouds divided passing by in homage to her worth. सो गाइस अब इस सेवेंथ स्टांजा में पोएट अब हमें उस वॉक के बारे में बताना शुरू करते हैं जिसे कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ कवर किया होता है। तो पोएट ये कहते हैं कि जब वो उस वॉक पर अपने फ्रेंड्स के साथ निकले तो उन्होंने ये विटनेस किया या ये देखा कि चांद जो है वो आकाश की ऊंचाइयों में वो किसी किंग या क्वीन की तरह वो बड़े शान से या मैजेस्टिक तरीके से वो आकाश के बीच साइलेंटली एक जगह ठहर कर वो धरती के ऊपर ऊंचाइयों से देख रहा होता है। और जितने भी जो चांद के आसपास जो सभी बादल होते हैं तो वो सभी बादल चांद के सामने से हटकर वो उसे रास्ता देते हैं एज इफ कि वो कोई किंग या क्वीन हो। और सभी जो बादल थे वो उसे ट्रिब्यूट देते हुए या उसे रिस्पेक्ट देते हुए वो उसके सामने से हट जाते हैं और वो डिवाइड हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। फिर इसके अगले 3 स्टैंजास में पोएट ये लिखते हैं, There was a dance among the leaves, rejoicing at her power, who ropes for them of silver weaves within one mystic hour. There was a song among the winds, hymning her influence, that low-breathed minstrelsy which binds a soul to thought intense. And there was something in the night that with its magic won us, for we not only saw, but felt the moonlight around us. तो इन लाइंस में रिजॉइसिंग एट हर पावर का मतलब है सेलिब्रेटिंग हर पावर, यानी पेड़ों पर जो वो सभी पत्ते होते हैं तो वो चांद के प्रेजेंस में या उसके सामने वो झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं और उसके पावर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर रोप्स का मतलब है लंबे लंबे पोशाक या कपड़े। फिर सिल्वरी वीव्स का मतलब है सिल्वर कलर के लंबे लंबे पोशाक। फिर मिस्टिक आवर का मतलब है रात का वो समय जब चांद अपने पूरे पीक स्टेज पर होता है और वो ब्राइटली चमक रहा होता है। फिर लो ब्रीथ का मतलब है जेंटल और सॉफ्ट काइंड ऑफ म्यूजिक। और लास्टली मिन्स्ट्रल्सी का मतलब है म्यूजिशियंस, कॉयर और ग्रुप ऑफ सिंगर्स। तो गाइस इस 8 स्टैंजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि रात के उस 1 घंटे के समय में जब चांद अपने पूरे पीक स्टेज पर होता है तो उसके सिल्वरी लाइट से, उसके चमक से धरती पर मौजूद सभी जो चीज़ें हैं जैसे कि पेड़ हो गए, पत्ते हो गए, तो ये सभी चीज़ें उसकी सिल्वरी लाइट से ढक जाती है या कवर हो जाती है। और ऐसा लगता है कि जैसे नेचर में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स एक सिल्वर कलर के पोशाक को या कपड़े को पहन लिए हो। यानी चांद की रोशनी से ऐसा लगता है कि नेचर में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स ने एक चांद के सिल्वरी लाइट को अपने ऊपर ओढ़ लिया हो। और इसके अलावा वो पेड़ों पर जो पत्ते मौजूद थे तो वो भी हवा के चलने से वो उसके साथ ऐसे बह रहे थे या फ्लो कर रहे थे कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी हवा के साथ डांस कर रहे हों और वो मून के इम्पैक्ट को और उसके पावर को सेलिब्रेट कर रहे हों।
फिर इसके 9th और 10th स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं दैट इवन जो विंड या हवा बह रही थी तो वो भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा चांद के पावर को और उसके मैजेस्टिकनेस को प्रेस कर रही हो, उसे सेलिब्रेट कर रही हो और वो उसके लिए भजन गा रही हो। और वो विंड किसी म्यूजिशियन की तरह वो अपनी तेज़ हवाओं की मदद से वो उसके लिए हल्के हल्के सॉफ्ट म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रही थी, जिससे कि फिर पोएट का जो सोल है या उनकी जो अंतरात्मा है तो वो सडनली अवेक हो जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पूरे एटमॉस्फेयर में कुछ बहुत ही मैजिकल सा या एन्चेंटिंग सा चीज़ है जो कि सभी चीज़ों को अपनी स्पेल से अपने मंत्रों से उन्हें बांधे रखे हैं, उन्हें अपने वश में किए हुए हैं। और वो रात की जो एन्चेंटिंग ब्यूटी थी तो वो पोएट और उनके दोस्तों के दिलों को ऐसे डिवाइन या ब्लिसफुल हैप्पीनेस से भर देती है कि पोएट और उनके दोस्त उस मून लाइट को सिर्फ अपने आँखों से देख ही नहीं पाते हैं बल्कि वो उसे फिजिकली अपने चारों ओर महसूस भी कर पाते हैं। फिर इसके अगले 3 स्टांजास में पोएट ये लिखते हैं, How vague are all the mysteries which bind us to our earth, how far they send into the heart their tones of holy mirth. How lovely are the phantoms dim which bless that better sight, that man enjoys when proud he stands in his own spirit's light, when like a thing that is not ours this earthliness goes by, and we behold the spiritualness of all that cannot die. तो इन लाइंस में वेग का मतलब है समथिंग दैट इज स्ट्रेंज और अनक्लियर, यानी कोई अजीब सी रहस्यमय चीज़। फिर होली मर्थ का मतलब है डिवाइन जॉय और हैप्पीनेस। और लास्टली फैंटम्स डीम का मतलब है घोस्टली स्पिरिट या किसी तरह की कोई अनजान शक्ति। तो गाइस इसके 11th स्टैंजा में पोएट अब थोड़े फिलोसफिकल होकर वो ये सोचने लगते हैं कि नेचर में मौजूद जो स्ट्रेंज मिस्ट्रीज़ हैं या फिर जो रहस्यमय चीज़ें हैं तो वो कितनी स्ट्रेंज और अनक्लियर सी हैं, और यही रहस्यमय चीज़ें हमें इस धरती से बांधे रखती हैं या हमें इस धरती से कनेक्टेड रखती हैं। यानी पोएट का ये मानना है कि हम इंसानों के बीच और प्रकृति के बीच में या मैन और नेचर के बीच में एक अजीब सा मिस्टीरियस रिलेशनशिप है जो कि हम लोगों को एक दूसरे से बांधे रखता है। यानी मैन और नेचर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जब एक इंसान काफ़ी सेंसिटिव होता है, रिसेप्टिव होता है और वो अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को अपने आप से कनेक्ट कर पाता है तो नेचर फिर अपने अंदर छुपाए उन सभी स्ट्रेंज मिस्ट्रीज़ को और उन चार्म को उस व्यक्ति के दिलों तक भेज देता है। और वो चार्म फिर उसके दिलों से होते हुए वो उसके अंतरात्मा तक पहुंच जाता है, उसके सोल तक पहुंच जाता है, जिसके बाद फिर वो व्यक्ति जो है डिवाइन ब्लिस को या उस डिवाइन जॉय को एक्सपीरियंस कर पाता है। फिर इसके 12th स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि नेचर में मौजूद जितने भी जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो वो सभी डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग शक्तियों का रूप लेकर या घोस्टली स्पिरिट्स के फॉर्म को अज्यूम करके वो हम इंसानों को ब्लेस करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और वो शक्तियाँ या घोस्टली स्पिरिट्स इतनी अच्छी होती हैं, इतनी लवली होती हैं कि जब वो हम इंसानों को ब्लेस करते हैं तो हम इंसान उन सब रहस्यमय चीज़ों को भी देख पाते हैं जिन्हें कि अक्सर हम अपने नॉर्मल आँखों से नहीं देख पाते हैं। और जब नेचर की ब्लेसिंग से हम उन विजन्स को देख पाते हैं और उन्हें एक्सपीरियंस कर पाते हैं तो तब फिर हम अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से ही पूरी तरह से कनेक्टेड रहकर या अपने स्पिरिचुअल लाइट में ही खड़े रहकर हम उन एक्सपीरियंसेस को एंजॉय कर पाते हैं और उसके एक यूनिकनेस को फील कर पाते हैं। और फिर इसके 13th स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि एक बार जब हम वैसे किसी स्टेट में चले जाते हैं तो तब हमें ये एहसास होता है कि दुनिया की सारी फिज़िकल चीज़ें वैसे भी हमारी नहीं हैं और ना ही हम इसे मरने के बाद अपने साथ किसी दूसरे दुनिया में या किसी दूसरे प्लैनेट में ले जा सकते हैं। तो तब फिर हमारे अंदर से इन फिज़िकल चीज़ों के लिए जो अटैचमेंट है, जो मोह है, तो वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है, वो हमारे अंदर से छूट जाता है। और उसके बाद फिर हम उन फिज़िकल चीज़ों के परे उसके अंदर के स्पिरिचुअल नेचर को देख पाते हैं, एक लाइट को देख पाते हैं या कह ले एक डिवाइन फ्रैगमेंट को देख पाते हैं जो कि हर चीज़ के अंदर मौजूद है और जो कि कभी नष्ट नहीं होता या मरता नहीं है। फिर इसके अगले 3 स्टैंजास में पोएट ये लिखते हैं, It is then we understand the voice which in the night winds sing, and feel the mystic melody played on the forest string. The silken language of the stars become the tongue we speak, and then we read the sympathy that pales the young moon's cheek. The inward eye is open then to the glories which in dreams visit the sleeper's couch in robes woven of the rainbow's beams. तो इन लाइंस में फॉरेस्ट स्ट्रिंग का मतलब है जंगलों में मौजूद जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना वो,
फिर सिल्कन लैंग्वेज का मतलब है सॉफ्ट और जेंटल काइंड ऑफ लैंग्वेज। और लास्टली इनवर्ड आई का मतलब है अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना का पूरी तरह से एक्सपैंड हो जाना। तो गाइस इसके 14 स्टैंजा में पोएट बेसिकली ये कहते हैं कि एक बार जब कोई उस अवेकनिंग स्टेट तक पहुंच जाता है तो उसके बाद फिर वो व्यक्ति इजीली उन आवाज़ों को समझ पाता है जो कि रात के समय पेड़ों के बीच में से और पत्तियों के बीच में से तेज़ हवाएं चलने से क्रिएट होती हैं। तो वो उन आवाज़ों को और वो उन मेलोडियस म्यूज़िक को इजीली समझ पाता है जो कि पेड़ों के बीच में से और पत्तियों के बीच में से तेज़ हवा चलने से क्रिएट होती है। फिर इसके 15 स्टांजा में पोएट ये कहते हैं कि एक बार जब हम नेचर के डिवाइन स्पिरिट से या एक यूनिवर्सल स्पिरिट से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हमारी जो लैंग्वेज है तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटल सी हो जाती है, जैसे कि वो किसी और ही दुनिया की लैंग्वेज हो, सितारों की भाषा हो, और वो बहुत ही सॉफ्ट, जेंटल और शाइनी सी हो जाती है। और एक बार जब हम डिवाइन ग्लोरी को या डिविनिटी को अपने अंदर फील कर पाते हैं तो हम फिर बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक या करुणामयी बन जाते हैं और हम डिविनिटी से या दिव्यता से चमकने लगते हैं। और वो चमक इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसके सामने चांद के जो गालों पर जो चमक होती है तो वो भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। यानी हमारे अंदर की दिव्यता या उसके चमक से चांद के गालों के सामने जो चमक है वो भी फेड हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। और फिर इसके 16 स्टांजा में पोएट ये कहते हैं कि एक बार जब हमारा सोल या हमारी आत्मा पूरी तरह से जाग जाती है या हमारा कॉन्शियसनेस या चेतना पूरी तरह से एक्सपैंड हो जाती है तो उसके बाद फिर हमें एक नए तरह का विजन मिल जाता है और हम चीज़ों के फिजिकल लेवल के भी पार देख पाते हैं। हम उन ग्लोरीज को भी देख पाते हैं जो कि अक्सर रेनबो की तरह 7 रंगों में वो हमारे सपने में दिखाई देती है। तो वो चीज़ें भी फिर हकीकत में पॉसिबल हो पाती है और उसे एक्सपीरियंस करना रियल हो जाता है। फिर इसके अगले 3 स्टैंजाज में पोएट ये लिखते हैं, I bless my nature that I am, allied to all the bliss which other worlds were told afford, but which I find in this. My heart is better when I feel that even this human heart to all around is gently bound, and form of all apart, that cold and lifeless as they seem, the flowers, the stars, the sky, have more than common mind may deem to stir our sympathy. तो इसके 17 स्टांजा में पोएट ये कहते हैं कि वो अपने आप को वो बहुत ही ज़्यादा लकी मानते हैं और वो ब्लेस्ड फील करते हैं क्योंकि वैसे अवेकनिंग वाले मोमेंट्स में उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो नेचर का ही एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है और वो फिर उस डिवाइन ब्लिस के साथ मर्ज हो गए। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस तो अक्सर लोगों को मरने के बाद होता है, जब उनकी फिजिकल बॉडी उनसे पीछे छूट जाती है तो तब फिर हेवन में जाकर वैसे अवेकनिंग स्टेट्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। बट पोएट नेचर को या प्रकृति को धन्यवाद करते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं क्योंकि वो जीते जी या जिंदा रहते ही इस धरती पर ही वो इस तरह के ब्लिसफुल स्टेट्स को एक्सपीरियंस कर पाए जिससे कि आज हम एनलाइटनमेंट, लिबरेशन या निर्वाण की अवस्था कहते हैं। फिर इसके 18th स्टांजा में पोएट सिंपली ये कहते हैं कि उन्हें जब ये पता चला या उन्हें जब ये रियलाइज़ हुआ कि उनका हार्ट या उनका दिल नेचर का ही एक हिस्सा है और नेचर भी उनके दिल का ही एक हिस्सा है एंड दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड बाउंड टुगेदर, तो ये जानकर फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग सो मच बेटर। फिर इसके 19th स्टांजा में पोएट ये कहते हैं कि अक्सर आम लोगों को या ऑर्डिनरी माइंड वाले लोगों को ये लगता है कि नेचर में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या नेचर के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जैसे कि फूल हो गए, सितारे हो गए, आकाश हो गए, यानी फ्लावर्स, स्टार्स और स्काईज, तो ये सभी चीज़ें जो हैं तो वो बिल्कुल बेजान है, कोल्ड है, लाइफलेस है और इनका कोई पर्पस नहीं है, इनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। बट पोएट का ये कहना है कि नेचर में मौजूद जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनकी भी अपनी एक इंटेलिजेंस है और वो हमारे अंदर दया, करुणा, सिंपथी, सेंसिटिविटी और एक यूनिवर्सल वननेस को स्टर करने का या उसे जगाने का काम करते हैं। और अब फाइनली इसके लास्ट स्टांजा में पोएट ये कहते हैं कि वैसे अवेकन स्टेट्स में उनकी जो सेंसिटिविटी थी तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि पोएट को ये एहसास हो गया था कि ये पूरी जो प्रकृति है या जो नेचर है तो ये एक अलाइव एंटिटी है, यानी एक जीवित चेतना है। और इसीलिए उन्हें फिर बड़ी मुश्किल हो रही थी कि वो अपने पैरों को नीचे उन घास के मैदानों पर या घास के पत्तियों पर या ग्रास के ब्लेड पर भी रख पाएँ, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो ज़मीन है वो भी अलाइव है, वो जो ग्रास है वो भी जीवित है
और उसकी आवाज़ों को या उसके हार्ट बीट को भी पोएट सुन पा रहे थे। तो इस तरह से फाइनली ये पोएम ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।